नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है मुक्ति। ये एक रूसी लोक कथा है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। एक गांव में एक जार रहता था। उसके 3 बेटे थे। वह चाहता था कि उसके बेटों का विवाह बहुत सुंदर और सुशील लड़कियों से हो, परंतु अपनी इच्छा अनुसार लड़कियां मिलना आसान नहीं था। एक दिन जार ने अपने बेटों को बुलाकर पूछा, तुम लोग कैसी लड़की से विवाह करना चाहते हो। लड़के बोले, जी आप जिससे चाहें उससे हमारा विवाह कर सकते हैं। तीनों बेटों ने निम्रतापूर्वक उत्तर दिया। उत्तर सुनकर जार बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और अपने बेटों से कहा, मैं तुम तीनों को एक एक तीर देता हूँ। सामने वाले मैदान में जाकर तुम इन तीरों को अलग अलग दिशा में छोड़ो। जिसका तीर जहाँ गिरेगा उसी घर की लड़की से उसे शादी करनी होगी। तीनों राजी हो गई। तीनों ने अपना अपना तीर अलग अलग दिशाओं में छोड़ा। बड़े बेटे का तीर एक व्यापारी के आंगन में गिरा। जार और उसके पुत्र ने वहां पहुंचकर देखा तो व्यापारी की लड़की हाथ में तीर लिए खड़ी थी। जार ने अपने बड़े पुत्र का विवाह उस लड़की से कर दिया। मंझले पुत्र का तीर एक मछुआरे के घर में गिरा। अंत उसकी बेटी से मंझले पुत्र का विवाह कर दिया गया। तीसरे पुत्र इंद्रोई का तीर हवा में तेजी से उड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया था। पिता पुत्र तीर खोजते 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 जंगल की ओर चल पड़े। वहां एक तालाब के किनारे एक मेंढकी तीर मुंह में लेकर बैठी थी। अब प्रश्न उठा कि इंद्रोई का विवाह किससे किया जाए। मेंढकी के मुंह से तीर निकालकर बेटे ने पिता को वापस जाने के लिए कहा। तब मेंढकी लड़की की आवाज़ में बोली, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे। लड़की की आवाज़ सुनकर जार आश्चर्यचकित रह गया। उसने निश्चय किया कि इंद्रोही का विवाह मेंढकी से ही किया जाएगा और शीघ्र ही उसका विवाह कर दिया गया। दोनों बड़े भाई अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश थे, जबकि तीसरा बेटा मेंढकी के साथ अपने कमरे में उदास बैठा रहता था। मेंढकी बोली, तुम उदास क्यों होते हो। तुम्हारी किस्मत में मेरे साथ विवाह करना लिखा था, सो हो गया। इंद्रोई रोज चुपचाप दुखी मन से सो जाता। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन जार ने बेटों से कहा, मैं तीनों बहुओं की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तीनों बहुओं को मेरे लिए एक कमीज सिलनी होगी। शर्त यह है कि वह कल तक तैयार हो जानी चाहिए। दोनों बेटे छोटे भाई का मजाक उड़ाने लगे। फिर तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरे में चले गए। बड़े दोनों बेटे अपनी पत्नी की सहायता करने में जुट गए, परंतु इंद्रोई कमरे में जाकर एक कोने में बैठ गया। उसे उदास देखकर मेंढकी बोली, आप उदास क्यों होते हैं, आप सो जाइए। इंद्रोई दूसरी तरफ मुंह कर कर सो गया। मेंढकी ने रात को अपनी मेंढकी की खाल उतार दी और तानिया के रूप में सुंदर राजकुमारी खड़ी हो गई। रात भर में उसने अपनी दासियों को बुलाकर सुंदर कमीज तैयार कर दी, फिर मेंढकी बनकर सो गई। सुबह इंद्रोई उठा तो पलंग के किनारे कमीज देखकर बहुत खुश हुआ। कमीज में सुंदर काशीकारी की गई थी और रेशमी कमीज बहुत सुंदर लग रही थी। वह कमीज को तय कर अपने पिता के पास पहुंचा तो देखा कि दोनों भाई वहां पहले से ही पहुंच चुके थे। जार ने तीनों कमीजें देखकर कहा, बड़े बेटे की लाई हुई कमीज तो किसी नौकर के लायक लगती है।
दूसरे बेटे की कमीज भी रात को पहनकर सोने लायक है। इंद्रोई की कमीज वाकई बहुत सुंदर है, परंतु तुम यह बताओ कि यह कमीज किसने सिली है। इंद्रोई ने पूरी बात बता दी, परंतु पिता व दोनों बेटों को यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगे कि शायद इंद्रोई झूठ बोल रहा है। वह अपनी पत्नी की कमी छुपाने के लिए कमीज बाजार से खरीद कर लाया है, या फिर मेड की कोई जादूगरनी है। जार ने पुनः तीनों बहुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने तीनों बेटों से कहा कि वह अगले दिन तीनों बहुओं के हाथ का बना खाना खाएगा। पहली बहू का खाना सुबह, दूसरी का दोपहर व तीसरी का बना भोजन शाम को खाएगा। जार की बात सुनकर दोनों बड़े बेटे हंसते हुए अपने कमरे में चले गए, परंतु छोटा बेटा उदास होकर अपने कमरे में चला गया। दोनों की पत्नियां भोजन की तैयारी में लग गई, परंतु वह साथ ही साथ यह भी जासूसी करती रही कि तीसरी वाली भोजन कैसे तैयार करती है। मेंढकी यह बात अच्छी तरह जानती थी। उसने पहले की भांति अपने पति को सुला दिया, स्वयं आटा गूंदकर सारा आटा धीमी आंच पर रख दिया और सोने चली गई। बड़ी बहुओं ने उसकी नकल करके उसी प्रकार आटा रख दिया और सोने चली गई। उसके बाद उसने तानिया के रूप में अगले दिन के भोजन की सारी तैयारी अपनी दासियों के साथ मिलकर की और मेढकी बनकर सो गई। जार ने सुबह का भोजन बड़ी बहू के हाथ का बनाया खाया तो उसे यूं लगा कि आज उसके दांत ही टूट जाएंगे। उसने भोजन उसी प्रकार छोड़ दिया। दोपहर के भोजन में भी इसी प्रकार हुआ। फिर जब शाम हो गई तो जार मेज पर भोजन करने बैठा। इंद्रोई ने देखा कि मेज पर अनेक प्रकार के व्यंजन पहले से ही रखे हैं। उसने पिता के लिए भोजन परोसा और स्वयं भी खाने लगा। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों लोग उंगलियां चाटते रह गए, परंतु उन्हें स्वादिष्ट भोजन तैयार करने का रहस्य समझ में नहीं आया। वह बस भोजन की प्रशंसा ही करते रहे। अगले सप्ताह जार का जन्मदिन था। उस दिन पूरे शहर को निमंत्रण किया गया ताकि सबको तीनों बहुओं से मिलवाया जा सके। खूब बड़ी दावत का आयोजन किया गया। दावत के वक्त सभी लोग सही वक्त पर पहुंचने लगे। दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नियों के साथ दावत के लिए पहुंच गए। इंद्रोई छोटा बेटा उदास बैठा था। उसने मेढकी से कहा, मैं लोगों को तुमसे किस तरह मिलवाऊंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेढकी बोली, आप चलिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। आप देखिएगा कि आप ही मुझे पहचान नहीं पाएंगे। बेटा आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, फिर मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? मैं आकर आपका हाथ थाम लूँगी, मेढकी बोली। इंद्रोई आश्चर्यचकित होता हुआ दावत वाले कमरे में पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में जार ने कहा, मित्रों, मैं आज आपको तीनों बहुओं से मिलवाना चाहता हूँ। फिर उसने बड़े बेटे बहू को बुलाकर सबसे मिलवाया। इंद्रोई का दिल घबरा रहा था कि अब मजले के बाद उसकी बारी है। तभी दरवाजे पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उस घोड़ा गाड़ी में रुपहले पंख लगे थे। वह मोतियों से जड़ी थी। 6 घोड़े उसे खींच रहे थे। उसमें से अत्यंत सुंदर अप्सरा जैसी तानिया उतरी तो सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। तभी तानिया ने आकर इंद्रोई का हाथ पकड़ लिया। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब जार ने अपने मंझले व छोटे बेटे और दोनों छोटी बहुओं का परिचय मेहमानों से करवाया। इंद्रोई खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह मौका पाकर अपने कमरे में गया और वहां जाकर मेढकी की खाल जला डाली। फिर वह दावत में आ गया। दावत के बाद सब अपने अपने घर खुशी से चले गए।
बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरों में जाने लगे तो यार आश्चर्य से तानिया की ओर देखने लगा। तानिया बोली, पिताजी, मैं किसी श्राप के कारण मेढकी बन गई थी। आज इंद्रोई ने मुझे उससे मुक्ति दिला दी है। वह आपका गुणी और होनहार बेटा है। उसे पति के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग सुखपूर्वक साथ साथ रहने लगे। तो दोस्तों, यहीं पे इस कहानी का अंत होता है। रूस में राजा या सम्राट को जार कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।